नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 24 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले पेज में आज कोई भी खास खबर नहीं है, बस यहाँ पर एक छोटा सा दिया हुआ है कि बीजेपी से महाराष्ट्र ट्रेल्स सेना इन मुंबई, यानी कि बीजेपी ने महाराष्ट्र का इलेक्शन जीत लिया है बहुत सारे इलाकों में, और मुंबई में वो शिवसेना से थोड़ा सा पीछे है। तो आगे अगर आप इन सब चीज़ों में थोड़ा रुचि रखते हैं तो देख सकते हैं, बाकी मुझे तो कोई रुचि है नहीं इन सब चीज़ों से। और मैंने इस खबर को इसलिए लिया ताकि आपको ये बता सकूं कि आप जब कोई ऐसा रिज़ल्ट आए तो सिर्फ उसको एक निगाह से देख लीजिए, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है तो वो भी आएंगे, ठीक। उन पे कोई चर्चा परिचर्चा आपको नहीं करनी है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ देख लीजिए कौन जीता कौन हारा, बाकी गया तेल लेने, ठीक। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके बारे में कोई विचार करके। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर है आगे। रिकॉर्ड ऑलिव रिडली नेस्टिंग बैफल्स वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स। दोस्तों, बैफल्स का मतलब होता है चकरा देना, यानी कि जो वन्य जीवन के विशेषज्ञ हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, तो अभी इतने सारे अंडे दिए हैं ऑलिव रिडली का शो ने कि रिकॉर्ड अंडे दिए हैं। उन्हें देख करके वो क्या हैं, चकरा गए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एक इलाका है, उड़ीसा के गंजम ज़िले में स्थित है, और उसका नाम है ऋषिकुल्य। तो बता दूं कि मास नेस्टिंग का मतलब होता है किसी स्थान पे आकर के बड़े पैमाने पर अपना घोंसला बनाना। तो जो कछुए होते हैं तो घोंसला कहाँ बनाते हैं, वो रेत में बनाते हैं। तो रेत का घोंसला कैसा होता है कि मतलब वो रेत में ही एक छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें क्या करते हैं, अपने अंडे दे देते हैं, ठीक। और फिर अंडों को क्या करते हैं, रेत से ही ढक देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। और बड़ी तादाद में अगर कछुए ऐसा करें तो उसको क्या बोलते हैं, मास नेस्टिंग बोलते हैं। तो है क्या कि पिछले साल कोई मास नेस्टिंग इस इलाके में नहीं हुई थी, और इस साल अचानक से 3,80,000 जो कछुए हैं, तो उन्होंने आकर के यहाँ पे मास नेस्टिंग की है। तो जो वहाँ पे विशेषज्ञ हैं तो इस बात को देख करके चकरा गए कि आखिर इस इलाके में इतनी ज़्यादा मास नेस्टिंग कैसे हो गई। तो यहाँ पे उनको जो संदेह है कि इसके पीछे जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि पर्यावरणीय कारक हैं, वो जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसमें कि रासायनिक कारक, खासकर जो सैलिनिटी है, अर्थात कि कितना ज़्यादा वहाँ के पानी में लवण की मात्रा घुली हुई है, वो भी उस बात पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, एक सच्चाई बताऊं कि ये जो पूरा आर्टिकल था तो सिर्फ इसी चीज़ पे आधारित था कि जो कछुओं ने इस बार इतनी ज़्यादा तादाद में अंडे दिए हैं इस ख़ास इलाके में, ऋषिकुल्य में, ठीक। तो वो यहीं पर क्यों दिए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो कारण वो बार बार घूम फिर के इस बात पे पहुंच रहे हैं कि शायद जो सैलिनिटी है, अर्थात कि जो लवणता है वहाँ पे उपस्थित जल की, और वहाँ पे जो रेत है तो उस रेत में जो पानी मिला हुआ है तो उसकी जो लवणता है तो वो कम है, ठीक। अब है क्या दोस्तों कि लोगों ने अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हुआ था, लेकिन अब उसके बारे में अध्ययन लगातार कर रहे हैं, तो वो ये पा रहे हैं कि वो रेत जहाँ पर लवणता यानी सैलिनिटी कम होती है, तो ये कछुए आकर के वहाँ पे अंडे ज़्यादा देते हैं। उसके पीछे क्या कारण होता है, कारण ये होता है कि जिन इलाकों में लवणता ज़्यादा होती है रेत में, यानी कि अगर उन इलाकों में समंदर का पानी बहुत ज़्यादा लवणीय है, सेलाइन है, तो वहाँ के आसपास की जो रेत भी होगी तो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा लवणीय होगी, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगा, नमक होगा, लवण होंगे। तो जब वो अंडे देते थे वहाँ पर, तो उनमें क्या होता था कि वो कोरोसिव होते थे, यानी संक्षारक होते थे, और अंडों की जो सतह होती थी उसको वो क्या करते थे, क्षरित करके अंडों को नष्ट कर देते थे। तो इस वजह से क्या होता है कि अब ये जो कछुए हैं तो इस बात को समझ गए हैं कि ज़्यादा सेलाइन इलाकों में, लवणीय इलाकों में अंडे नहीं देने चाहिए। तो अब ये ऐसे इलाके ढूंढते हैं जिन इलाकों में जो नदियों का पानी है वो जहाँ पे जाके समंदर में मिलता है, तो उस इलाके की जो समुंदर की पारिस्थितिकी होती है तो वैसी नहीं होती है जैसे बीच समंदर की, अर्थात उस इलाके में जो लवणीयता होती है तो ताज़ा पानी नदी का मिलने से वो कम हो जाती है। तो जब लवणीयता कम हो जाती है तो आसपास की जो सैंड है, रेत है, उसकी भी लवणीयता वहाँ पे कम होती है। तो ये अब उन इलाकों में जा कर के क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इसके पीछे जो इन्होंने कारण बताया है, तो उन्होंने ये कारण बताया था वहाँ के एक डीएफओ ऑफिसर ने कि इस साल क्या हुआ था कि उस इलाके से जो एक बहने वाली नदी है जिसका नाम ऋषिकुल्या नदी है, तो उस नदी के मुहाने पर यानी माउथ पर कई सारे सैंड बार्स, अर्थात रेत के टीले खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से जो पानी था तो वो सीधा का सीधा
समंदर में ना जा कर के एक दूसरे रास्ते से, उत्तरी रास्ते से होकर के वो समंदर में गया। तो जब जिस रास्ते से, उत्तरी क्षेत्र से होकर के वो समंदर में गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो आसपास का समुद्री पानी था उसकी सैलिनिटी यानी लवणता कम हो गई, क्योंकि नदी का ताज़ा पानी उसमें जा कर के मिल गया। तो इस वजह से जब वहाँ पे सैलिनिटी कम हो गई इस साल, तो वहाँ पे कछुए भारी तादाद में आए और उन्होंने वहाँ जा कर के अंडे दिए। तो दोस्तों, सैलिनिटी का क्या संबंध हो सकता है कछुओं के अंडे देने की प्रवृत्ति से, तो ये इस बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, या कि हो सकता है प्रीलिम्स में ही आ जाए। मेंस में आने की संभावना ज़्यादा है, पर प्रीलिम्स में हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट बना करके वो दे दे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक योजना का नाम छपा हुआ है, उसका नाम है नवधन्य स्कीम या नवधान्य स्कीम। ठीक, तो ये योजना कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। और इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है मिक्स्ड क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कि मिश्रित कृषि को प्रोत्साहित करना। तो ध्यान रखिए, क्या नाम है? नवधान्य योजना, आंध्र प्रदेश सरकार की। तो इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में आते रहते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी खबर है, नॉट फॉर रोड वाइडनिंग सेंचुरी अपोज्ड, यानी कि एक अभयारण्य में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जो सहमति बनी थी उसका विरोध किया है। तो विरोध किसने किया है? NBWL, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने किया है, NBWL। तो कल या परसों मैंने आपको बताया था कि जो कोलेरू झील है, तो उसका रकबा घटाने को लेकर के भी वहाँ विधानसभा में एक सहमति बनी थी, लेकिन NBWL ने उसका विरोध किया था, उसके लिए मना कर दिया था। तो दोस्तों, जो NBWL होता है, तो जो देश में नेशनल पार्क या सेंचुरी इत्यादि होते हैं, तो अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, रकबा घटाना हो, सड़क बनानी हो, या किसी भी प्रकार का कोई और कंस्ट्रक्शन करना हो, तो सबको पहले NBWL से सहमति लेनी पड़ती है। तो जब वो सहमति दे देता है तभी वहाँ पर कोई ऐसा कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो है क्या कि NBWL एक महत्वपूर्ण संस्थान है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट में जाके पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, अगली खबर ये है कि फ्लोरेसिस हांट्स नौपाड़ा एज गवर्नमेंट लुक्स द अदर वे, यानी कि जो फ्लोरेसिस है, तो नौपाड़ा को उसने अपने कब्जे में ले लिया है, उसको एक डरावनी तस्वीर में परिवर्तित कर दिया है। और जो सरकार है, तो वो उस पर ध्यान न दे करके वो उसको सुलझाने के लिए अजीब अजीब तरीके अपना रही है। ठीक, तो है क्या कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है, तो आप ये जानिए कि फ्लोरेसिस क्या होता है। तो जो पानी होता है, जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो और उस पानी को लोग लगातार पी रहे हो, तो उनको इस फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक, अब है क्या कि ये जब बीमारी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रभावित करती है शरीर में? हड्डियों को, यानी कि हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। और कई बार तो इतनी कमज़ोर कर देती है कि जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, तो वो अपनी जो कमर है उसको भी सीधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हड्डियाँ उनकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। वो इतना झेल ही नहीं सकती हैं उस बोझ को, कि वो शरीर के ही बोझ को नहीं झेल सकती हैं कि वो अपनी कमर को सीधा कर पाएँ या सीधे खड़े होकर के चल पाएँ। तो बड़ी समस्याएं इससे होती हैं। तो जो फ्लोरेसिस है, तो इसके बारे में आप इंटरनेट में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब नहीं आएगा कहाँ फैला इत्यादि इत्यादि। ये आएगा तो फ्लोरेसिस जो है, तो सीधा आएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये साइंस टेक के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि ऐसे बीमारियों से संबंधित सवाल जो हैं, तो साइंस टेक में मेंस में आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक खबर छपी हुई है कि इंडिया इज़राइल टू डेवलप मिसाइल फॉर आर्मी, यानी कि जो भारत और इज़राइल हैं, तो वो आर्मी के लिए क्या करेंगे? मिसाइल विकसित करेंगे। तो है क्या दोस्तों कि आगे चल के मोदी जी जो है, तो इज़राइल की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो वो वहाँ पर जाएं, उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों की डील्स यानी कि सौदेबाजी हो रही है। ठीक, तो है क्या कि जो महत्वपूर्ण खबरें आएंगी इसके बारे में, तो तभी आएंगी जबकि वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये जो सारी डील हैं, तो इनमें तो अभी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ये अंतिम स्वरूप तभी लेंगी जब वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, तो है क्या कि जब वो जाएंगे तब उसके बारे में हम विशेष बात करेंगे। और अभी ये जान लीजिए कि अवाक्स का नाम हम रोज़ पढ़ रहे हैं, तो अवाक्स को आप पढ़ के रखिएगा कि अवाक्स का नाम है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इसके बारे में एक दिन मैंने आपको काफ़ी लंबे से बताया था कि ये क्या होता है, तो ये आप जान लीजिएगा कि अवाक्स क्या है। ठीक, और यहाँ पे जो नागा अकॉर्ड वाली खबर है, तो अभी इसको नहीं ले रहा हूँ, पहले ही आपको कई बार बता चुका हूँ कि ग्रेटर नागालैंड की क्या मांग है। और उस पर मोदी जी ने पिछले साल का 2015, पिछले साल एक एग्रीमेंट भी किया था, किसके साथ? NSCN IM के साथ, यानी कि NSCM इसाक मुइवा के साथ। तो जो मुइवा हैं, थोइंग लांग मुइवा, तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि महासचिव हैं NSCN IM के। तो उनसे उन्होंने एक समझौता किया था। हालांकि उस समझौते के विरोध में वहाँ जो आसपास के राज्य हैं, जैसे असम है, मणिपुर है, और
अरुणाचल प्रदेश है, अर्थात कि वो राज्य जिनके इलाके ग्रेटर नागालैंड में आएंगे, तो उन्होंने उस पर विरोध दर्ज किया था। तो है क्या कि ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, तो ये RN रवि हैं। तो ये पहले इंटरलोक्यूटर यानी एक मध्यस्थ के तौर पे नियुक्त थे। तो दोस्तों, जो इंटरलोक्यूटर होता है तो ऐसा होता है कि वो सरकार और NSCN या कोई भी अन्य संगठन के साथ अगर हो, तो उस संगठन के साथ एक मध्यस्थ का कार्य करता है। और वो रोज़ का रोज़ क्या करता है कि चीज़ों और गतिविधियों को देख करके सरकार को उसकी सूचना देता रहता है, और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं सामने वाले संगठन के, उनसे लगातार चर्चाएं वार्ता करके एक युद्ध विराम की स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। तो इन्होंने ये कहा है RN रवि ने, हालांकि अभी ये इंटरलोक्यूटर नहीं है, ठीक। अभी ये एक दूसरे बन गए, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। अब ये नहीं, ये पहले थे। तो इन्होंने ये कहा है कि इस नागा अकॉर्ड पे अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी है, यानी कि अभी पूरी तरीके से फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। इस पे अभी भी कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, ठीक। और उनका ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ों का, तथ्यों का हमें ध्यान रखना होगा। तो इस खबर में ख़ास कुछ भी नहीं था। बाकी जो नागा अकॉर्ड है, तो आप मेरी एक पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा, याद तो नहीं आ रहा किस तारीख को था, पर उसको अगर आपको मिल जाए तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया था। तो दोस्तों, एक छोटी सी खबर है, बाई द नाइल अननेस्ट ऑफ इंडियंस, यानी कि नील नदी के किनारे भारतीयों का एक घोंसला। तो है क्या कि आपको पता है कि अभी हामिद अंसारी साहब गए हुए हैं युगांडा की यात्रा पर। दरअसल पे वहाँ पे 3 देश हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक। और ये काफ़ी पिछड़े हुए देश हैं, काफ़ी गरीब देश हैं। तो अभी वहाँ की यात्राओं पर ये गए हुए हैं हामिद अंसारी जी। तो ये एक स्थान पे गए थे, युगांडा का एक शहर है नील नदी किनारे, उसका नाम है जिंजा, ठीक। जिंजा वो इलाका है जहाँ पे किसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ले जाकर के बसाया था। क्यों? ताकि वो नील नदी के किनारे के जो इलाके हैं वहाँ पे गन्ने की खेती कर सकें। फिर क्या था कि वो लंबे वक्त तक वहीं बस गए। बाद में क्या हुआ कि वहाँ युगांडा में एक इदी अमीन नाम के तानाशाह हुए, और उन्होंने क्या किया था कि 80,000 भारतीयों को युगांडा से बाहर फेंक दिया था, ठीक। और 1972 में यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। तो जब वो मामला उठा था 1972 में, तो इंदिरा गांधी ने ये कह दिया था कि ये जो भारतीयों का मामला है, तो ये युगांडा के और UK के बीच का मामला है, यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच का मामला है, इसमें इंडिया कहीं पे नहीं है। क्योंकि वो जो लोग वहाँ पे बसाए गए थे, तो वो ब्रिटिश इंडिया के निवासी थे, ना कि इंडिया के निवासी थे। तो एक तरीके से वहाँ पे इंदिरा गांधी ने इस बात को लेकर के इनकार कर दिया था कि वो 80,000 लोगों को, उन लोगों को भारत में लेंगी। तो ये उन्होंने ये कहा था उस ज़माने में इंदिरा गांधी ने कि UK ने उनको ले जा कर के वहाँ बसाया था। तो UK जाने कि उन लोगों के साथ अब क्या हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी तो जो भारत है, तो जा कर के उनसे अच्छे संबंध बना रहा है, और ये बता रहा है कि चलिए, उस वक्त हमारी जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी, तो हमारे लिए संभव नहीं था कि आप सभी को हम ले सकें वहाँ पे। तो इसलिए हमसे वो जो इस ज़माने में अगर कोई भूल हुई तो उसको माफ़ कीजिएगा, और आगे चल के हमारा हर चीज़ में साथ दीजिएगा। तो क्या है कि अफ्रीका के कई सारे देशों में काफ़ी ज़्यादा जो संख्या में भारतीय रहते हैं, तो उनकी भले ही आबादी उस लिहाज से कम हो, लेकिन ये देखा जाता है कि जो बाकी देशों के वहाँ पे माइग्रेंट्स गए हैं, तो उनसे ज़्यादा है कई स्थानों पर। तो ये है कि भारतीय डायस्पोरा जो है, तो कई सारे अफ्रीकी देशों में बाकी देशों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। तो उसका लाभ उठाने की कोशिश भारत वाले करते रहते हैं। तो दोस्तों, एक खबर है कि यूनिवर्सिटीज़ टू कम्पीट विथ IITs IIMs इन रैंकिंग, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अब अपनी रैंकिंग के लिए उन्हें किससे कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी IIT और IIM से। यानी कि सीधी सी बात ये है कि अब एक ऐसा रैंकिंग सिस्टम बनेगा जिसमें कि उनकी तुलना IIT और IIM के लिहाज में कितनी है ये पता चल पाएगा, ठीक। अब है क्या कि एक NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया गया था, ठीक। तो उसने एक पिछले साल रिपोर्ट दी भी थी, लेकिन जो उसने पिछले साल रैंकिंग बनाई थी वो इस प्रकार की रैंकिंग थी कि हर कैटेगरी के कॉलेज की रैंकिंग अलग अलग उन्होंने बनाई थी। अर्थात इंजीनियरिंग की अलग, मेडिकल की अलग, और मैनेजमेंट की अलग। तो हर तरीके के कॉलेजों की जो रैंकिंग थी वो अलग अलग थी। लेकिन इस बार उनका ये कहना है कि हम एक ऐसी रैंकिंग सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि सारे कॉलेज, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हों, तो उनको हम उसी एक पैमाने पे तौलेंगे, ठीक। तो 5 पैमाने उन्होंने बनाए हैं, तो उनका कहना है कि इन 5 पैमानों पे हम उनको तौल करके उनकी एक ओवरऑल रैंकिंग बनाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सब कैटेगरी की रैंकिंग जैसे कि पिछले साल आई थी, उसको भी जारी किया जाएगा एक एनेक्सर के तौर पर, ठीक। तो है क्या
इसमें जो पैमाने बनाए गए हैं जिनके आधार पर रैंकिंग दी जाएगी, तो वो आपको जानने थोड़े से आवश्यक हैं। बाकी NIRF क्या है तो उसके बारे में आप और थोड़ा सा इंटरनेट में जाके पढ़ लीजिएगा, बाकी थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता ही दिया। तो पैमाने हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस, यानी कि पढ़ाने और सीखने के जो संसाधन हैं वो कैसे हैं। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि शोध और व्यावसायिक गतिविधियाँ वहाँ कैसी हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन आउटकम, अर्थात ग्रेजुएशन होने के बाद, स्नातक प्राप्त करने के बाद वो वहाँ पे कितनी दर है, कितने लोग वहाँ से निकालते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है कि आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, यानी कि उनकी कितनी ज़्यादा पहुँच है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, या कि वो जिस भी चीज़ में हैं, जिस भी विशेषज्ञता के वो संस्थान हैं, तो उनकी पूरे समाज में कितनी पहुँच है। इंक्लूसिविटी, यानी कि उसमें समाज के हर तबके के कितने लोग आ पाते हैं, ठीक। और अगला है ये परसेप्शन, यानी कि दृष्टिकोण या विचारधारा, या कि उस चीज़ के प्रति, उस संस्थान के प्रति कैसी सोच है लोगों की, इत्यादि, ठीक। अब है क्या कि इन सारी चीज़ों में आप अलग अलग जाएंगे तो काफ़ी गहराई से भी समझ सकते हैं, और हो सकता है कि जो NIRF की वेबसाइट है तो वहाँ पे इन पांचों के बारे में आपको काफ़ी गहराई से दिया हो कि वो किस तरीके से इसका एवेलुएशन यानी कि आकलन करते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ अलग से दिया नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है, बाकी थोड़ा बहुत अलग हो तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि इराकी ट्रूप्स कैप्चर मोसुल एयरपोर्ट, यानी कि जो इराकी सैनिक हैं तो उन्होंने मोसुल एयरपोर्ट को कब्जा कर लिया है। अब है क्या कि आपको पता है कि इस्लामिक स्टेट ने मोसुल पे कब्जा करके रखा हुआ था, और जो पूर्वी मोसुल का इलाका है तो उसका बड़ा क्षेत्र अभी भी इस्लामिक स्टेट के पास था, अभी भी कुछ क्षेत्र है अभी। तो उस पूरे इलाके को धीरे धीरे इराकी सेना जीतती जा रही है, और अभी उन्होंने मोसुल का एयरपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो ऐसा लग रहा है अब देख करके शायद कि अगले आने वाले महीने 2 महीने में इस्लामिक स्टेट को पूरी तरीके से मोसुल से खदेड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लामिक स्टेट पूरी तरीके से वहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अन्य इलाकों में भी उनके छोटे छोटे जो कैंप्स हैं, जो शिविर हैं, वो बने हुए हैं, तो उनको नष्ट करना अभी इतना आसान नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कैंप नष्ट करने से कोई संगठन इसलिए नष्ट नहीं हो जाता क्योंकि वो संगठन विचारधारा में बना रहता है। तो इस्लामिक स्टेट की जो विचारधारा है तो वो नष्ट करनी पड़ेगी, यानी कि लोगों के दिमाग से उस चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा। अन्यथा वो हो सकता है कि कैंप वगैरह उनके अगर नष्ट भी कर दिए जाएँ तो हो सकता है कि वो साल 2 साल थोड़ा सा होल्ड पे बैठे रहें, छिप के बैठे रहें इधर उधर, और उसके बाद जैसे ही मौका मिले तो वैसे ही वो फिर से अपना सर उठाने लगें, फिर से कहीं ना कहीं से दूसरे क्षेत्रों से, उन देशों से सहयोग लेकर के जो कि उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे सहयोग लेकर के, पैसा और हथियार लेकर के वो फिर से खड़े हो जाएं, जैसे कि अभी खड़े हुए थे इस बार। तो है क्या कि ये जो विचारधारा है तो जब तक ये समाप्त नहीं होगी तो सिर्फ इन आतंकवादियों को मार देने से, इनके कैंप उड़ा देने बस से इनको ख़त्म करना मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए कि लाहौर में फिर से एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। तो अब लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में लगातार इस तरीके की घटनाएं घटी हैं पिछले 12-15 दिनों में। तो उसे देख करके आपको बिल्कुल साफ़ हो गया होगा कि ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, तो इसका बैकफायर अब पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। हालांकि काफ़ी दिन से हो रहा है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि लगातार ये कर रहा है, और उसका एक और अलग विंग है जो उससे थोड़ा अलग हो चुका है, पर उसका भी जो विचारधारा है वो वैसा ही है, तहरीक तालिबान जैसा ही है। तो वो दोनों संगठन मिल करके अब क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को लगातार आतंकवादी गतिविधियों में झोंकते जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है कि जो मैकेनिज़्म टेररिज्म का जो पाकिस्तान ने तैयार किया था तो उस मैकेनिज़्म को अब इन्होंने अपना लिया है, ठीक। लेकिन पाकिस्तान ने तो उसका इस्तेमाल किया भारत और अफ़गानिस्तान को अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, ठीक। लेकिन हुआ क्या, आज की तारीख में वो चीज़ बैकफायर कर गई, यानी कि उल्टी पड़ गई, और अब वो पाकिस्तान को ही अस्थिर करने में उसका उपयोग हो रहा है। तो पाकिस्तान अब इस समस्या से, मैंने आपको बताया ना कि अब सिर्फ वो आतंकवादियों को मार करके समस्या से नहीं निपट सकता। आपने अभी सुना भी होगा कि तकरीबन 100-125 तालिबानी आतंकवादियों को मारा भी था पाकिस्तानी सेना ने अभी 2-4 दिन पहले, वो जब हमला हुआ था वहाँ पे एक धर्मस्थल पे उसके बाद। लेकिन उससे क्या है, क्या उससे तालिबान समाप्त होगा? कभी नहीं होगा।
क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो तालिबानी विचारधारा है तो वो लोगों के दिमाग में घर कर गई है। अब वो 100 लोगों को मारेंगे तो वो 500 लोग नए खड़े कर लेंगे उधर, क्योंकि विचारधारा से लोग बड़ी तेज़ी से वहाँ पे पैदा होते जाएंगे। अब है क्या कि वहाँ की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था बनाई थी पाकिस्तान ने, तो वो कैसी कट्टरवादी शिक्षा व्यवस्था बनाई थी। जो 1980 के दशक में जिया उल हक आए थे तो उन्होंने एक पूरी कट्टरवादी शिक्षा व्यवस्था का वहाँ पे निर्माण किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये सारी घटनाएं अब आगे चल के और ज़्यादा होंगी, ये कम तो होने वाली नहीं है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि सीरियन टॉक्स रिज्यूम इन जिनेवा आफ्टर 10 मंथ्स, यानी कि 10 महीने बाद सीरियाई बातचीत जिनेवा में होने वाली है। तो दोस्तों है क्या कि आस्ताना यानी कजाकिस्तान की राजधानी में भी एक बातचीत हुई थी। हालांकि वो जो बातचीत थी तो बहुत ज़्यादा उसका कोई फल नहीं प्राप्त हो पाया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया था, क्योंकि बातचीत अधूरी ही रह गई थी। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अगली मीटिंग जो है तो वो जेनेवा में हो, तो वो जेनेवा में होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ये मीटिंग है ये होने वाली है विद द यूएन मीडिएटर होपिंग टू कोराल द वारिंग साइट्स इनटू द रेयर फेस टू फेस मीटिंग। तो 2-3 शब्द हैं तो बता देता हूँ। कोराल का मतलब होता है कि किसी भी एक स्थान पे इकट्ठा करना लोगों को, उसे बोलते हैं कोराल। ठीक, और यहाँ पे दूसरा है वारिंग साइड, मतलब कि जो युद्धग्रस्त पक्ष हैं, यानी कि जो दोनों देश आपस में युद्ध कर रहे हैं उनको वारिंग साइड बोलते हैं। तो है क्या कि इन दोनों पक्षों के बीच फेस टू फेस मीटिंग यानी आमने सामने बैठ करके तो बातचीत आमतौर पे हो नहीं पाती है, तो उस चीज़ को करने के लिए यूएन ने एक मध्यस्थता की है। ठीक, और इसमें भी आपको ये बता दूं कि यूएन अपनी तरफ से तो मध्यस्थता कर ही रहा है, लेकिन यूएन में जो रशियन एम्बेसडर हैं, रशिया के राजदूत हैं, तो वो असद के पूर्ण रूप से समर्थन में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो हर चीज़ में क्या कहते हैं कि असद गलत नहीं है, बल्कि जो विद्रोही हैं उन्होंने गलत काम किया है अमेरिका और सऊदी अरब का सपोर्ट लेकर के। अब हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं कि जो निगोशिएशन होगा, जो बातचीत होगी, तो उसमें असद का पक्ष भारी रहने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि जो सीरिया का एक प्रमुख शहर है अलेप्पो, जहाँ पे विद्रोही पहले काबिज थे और वो उनका एक गढ़ हुआ करता था, तो अलेप्पो की जंग के बाद पूरी तरीके से सीरियाई सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जब अलेप्पो अब असद के कब्जे में आ चुका है तो ऐसा कुछ बचा नहीं है विद्रोहियों के पास जिसके बदले में वो असद से कोई डील कर सके, समझौता कर सके। यानी कि अगर आपके पास कुछ है तभी तो आप उसके बदले में किसी से समझौता करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी मजबूरी है सामने वाले की बात को मानना, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यही है कि इस समय जो असद की स्थिति है तो वो पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है, क्योंकि पहले अगर 1 साल पहले यही बातचीत होती तो असद को झुकना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं झुकते तो अलेप्पो कभी भी सीरिया के हाथ में नहीं आ पाता। तो ऐसा हो सकता था कि असद को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब असद के हाथ में अलेप्पो है तो उनको कोई झुकने का सवाल ही नहीं उठता उनके। तो इसमें जो अगली राजनीति हो सकती है तो मेरा ये मानना है कि शायद इस्लामिक स्टेट या विद्रोहियों जैसा कोई नया संगठन खड़ा कर दिया जाए, या कि फिर इनको फिर से इस बात के लिए उकसाया जाए कि असद के खिलाफ फिर से अपनी जंग शुरू कर दें। क्योंकि है क्या है कि सऊदी अरब तो असद को कभी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो इस मामले का कोई सल्यूशन सीधा है भी नहीं। तो या तो सऊदी अरब असद को स्वीकार कर ले, या कि फिर ये जंग जो है तो ये लगातार ऐसे ही चलती रहे। तो दोस्तों आखिरी में लिखा हुआ है कि वाई 20 मिलियन पीपल आर ऑन द ब्रिंक ऑफ फैमिन, यानी कि आखिर 2 करोड़ लोग फेमिन के ब्रिंक में अर्थात अकाल के दहलीज पर क्यों खड़े हुए हैं। तो है क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि वो सारे देश जहाँ पे इस प्रकार के भयंकर अकाल इत्यादि पड़ रहे हैं तो वो क्यों पड़ रहे हैं, और मतलब कि इस तरीके की जो भुखमरियाँ हो रही हैं, तो जो फेमिन है तो मतलब एक तरीके का स्टारवेशन, एक तरीके की भुखमरी जो हो रही है वो क्यों फैल रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है साउथ सूडान, नाइजीरिया, सोमालिया, यमन। इनका नाम आप जैसे ही सुनते होंगे तो आपको तुरंत इन देशों के भीतर चलने वाले आंतरिक संघर्षों की याद आ जाती होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल यही कारण है। जिन देशों में आंतरिक संघर्ष चलते हैं तो पहली बात तो ये है कि वो देश ना ही अपने किसी संसाधन का सही उपयोग कर पाते हैं। ऊपर से क्या होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कई बार युद्धों में उनकी फसल वगैरह नष्ट हो जाती है। और तीसरी बात क्या होती है कि ये बेचारे जो कुछ भी अपना खेती बाड़ी करके उगाते हैं, अपने पास रखते हैं, तो कई बार गब्बर सिंह की तरह आते हैं विभिन्न पक्षों के सैनिक और वहाँ पे लूटपाट करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना सैनिक खर्चा चलाने के लिए, अपना
खुद को सस्टेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, और भोजन तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो है क्या कि वो लूटपाट अक्सर मचाते रहते हैं लोगों के साथ। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जब कहीं अंदरूनी तौर पे कलह होती है तो उसी देश के भीतर ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते रहते हैं, भागते रहते हैं अपनी जान बचा के यहाँ से वहाँ। तो जब आदमी भाग रहा है तो वो खेती क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से उन इलाकों में और ज़्यादा भुखमरी आती है। तो जब किसी भी देश में ऐसी भुखमरी आती है तो फिर उसकी भुखमरी कैसे समाप्त होगी? जाहिर तौर पे जिन देशों के पास ज़्यादा फूड है, ज़्यादा भोजन है, तो वो उन देशों को सप्लाई करें, तब जा कर के भुखमरी दूर होगी। लेकिन दोस्तों फ्री में तो कुछ नहीं होता ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि फ्री में किसी के पास सरप्लस में भी है, आधे के में भी है, तो फ्री में थोड़ी देगा वो। तो जब तक उसको कोई कीमत नहीं मिलेगी तब तक नहीं देगा। तो जो यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें इस समय इस तरीके की भोजन की समस्याओं से निपटने के लिए $5.6 बिलियन प्रतिवर्ष की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास हर साल प्राप्त कितना होता है हमको? इसका महज 2%। यानी कि हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए $560 करोड़, ठीक। और मिल कितना रहा है? $11 करोड़, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। और ऊपर से ये जो मिल रहा है, तो अगर हम सोचें कि हम 2% लोगों की भी समस्या इससे दूर कर सकें, उनको भोजन पानी दे सकें, तो वो भी संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये भोजन पानी के जब ट्रक वहाँ पर भेजे जाते हैं, तो जो विभिन्न प्रकार के युद्धग्रस्त पक्ष हैं, तो वो इन ट्रकों पे कब्जा कर लेते हैं, या तो उनको अंदर जाने से रोक देते हैं, इसलिए क्योंकि उनका कहना होता है कि कहीं उनके विरोधी इन ट्रकों पे कब्जा करके इन सारे संसाधनों का उपयोग अपनी सैन्य गतिविधियों में ना करें, अपने सैनिकों को ज़्यादा लंबे वक्त तक भोजन पानी कराने के लिए ना करें। और कई बार तो ये होता है कि वो लूट ही लेते हैं, खुद ही लूट लेते हैं इन सारे ट्रकों को, और खुद ही उसका उपयोग करने लगते हैं। तो उनका कहना था कि एक तो वैसे भी पैसा नहीं है, ऊपर से जो पैसा है तो उससे जो कुछ मदद भेजी जाती है तो वो लोगों तक नहीं पहुंचती है, या तो वो रोक ली जाती है, तो लूट पाट लिया जाता है। तो है क्या, उस वजह से 2 करोड़ लोग जो हैं तो अभी भी भुखमरी की कगार पर हैं इन सारे कारणों से। और है क्या दोस्तों, लाखों लोग तो मर भी जाते हैं, अब पता नहीं चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीगली वेटेड पैक्ट ऑन सर्विसेज टेबल्ड एट WTO। तो सबसे पहले जो शब्द लिखे हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो लीगली वेटेड का मतलब क्या होता है कि कानूनी तौर पर जांचा परखा गया, ठीक। वेटेड का मतलब है जांचा परखा गया, वेटिंग का मतलब जांच परख करना, ठीक। तो ये लिखा है। अगला टेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टेबल पे रखना, अर्थात उसको तैयार करना, बिल्कुल समझौते के लिए किसी चीज़ को तैयार करना। तो लीगली वेटेड पैक्ट ऑन सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज पे जो समझौता है WTO में जो होने वाला है, तो उसको तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो समझौता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं TFS, यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज, अर्थात सेवा में व्यापार सुगमता। यानी कि जो सेवा व्यापार होते हैं, तो सेवा व्यापार किस प्रकार के होते हैं? यानी कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के सेवाएं उपलब्ध करवाता है, यही तो सेवा व्यापार है, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? TFS। तो जो TFS होता है वो TFA से कैसे अलग होता है, यानी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो होता है, तो वो TFS से कैसे अलग होता है? वो TFA से, TFS तो TFA जो है तो एक वृहद एग्रीमेंट है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे हो सकता है, यानी कि जो माल है या कि जो सेवा है वो दोनों पे हो सकता है। लेकिन जो TFS होता है तो ये मुख्य रूप से किस पे होता है? सर्विसेज पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि TFA और TFS में क्या अंतर है, ठीक। क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, तो इसलिए मैंने आपको पहले इस चीज़ को बता दिया है। तो है क्या दोस्तों कि अभी जो WTO की एक मीटिंग होगी आगे चल के, तो उसमें इन सारे मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। तो है क्या कि जो जेनेवा में आगे चल के मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है? सभी देशों को पहले अपने अपने जो एक प्रस्तावित मुद्दे हैं, जो प्रस्तावित TFS हैं, उनको बना करके भेजना पड़ता है। ये वहाँ जा कर के क्या होता है, इनकी सबकी वहाँ पे WTO के जेनेवा कार्यालय में इनकी सबकी जांच पड़ताल होती है। मतलब देखा जाता है कि विभिन्न देशों का क्या क्या पक्ष है अपना इस मामले में, ठीक। और फिर जब वो सारा पक्ष हो जाता है तो वो अपना एक एजेंडा तय कर लेते हैं उस हिसाब से, और फिर जो WTO के सारे मेंबर्स हैं उससे संबंधित, तो वो जा कर के वहाँ पे उस पर फिर चर्चा करते हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया वहाँ पे संपन्न होती है। तो दोस्तों क्या है कि एक जो ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, उन्होंने इसके बारे में 3 चीज़ें बताई हैं। जो TFS इसके बारे में 3 चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा TFS के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य ये है
कि इंश्योर पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, ठीक। दूसरा ये है अ सिंगल विंडो मैकेनिज्म फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा क्या है, तीसरा ये है क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस। तो इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से मैं कवर करूँगा तो वो ये है कि एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आपको बता दूं कि जब यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, कोई विदेशी निवेश होता है, तो अगर वो मल्टी विंडो है तो बहुत सारी जगहों पे जा कर के उन विदेशी निवेशकों को सबसे पहले अनुमति लेनी होती है, और वो सारी अनुमतियाँ जब उसको प्राप्त हो जाती हैं तभी जा कर के वो क्या कर सकता है कि उस देश में किसी कंपनी पे सीधे विदेशी निवेश कर सकता है। तो है क्या कि ये जब लंबी प्रक्रिया हो जाती है तो कई निवेशक लौट जाते हैं और सोचते हैं कि इतनी पचड़े वाली प्रक्रिया है कि हम यहाँ पे आके क्यों निवेश करें, ठीक। तो उसके लिए एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म बनाया जाता है। सिंगल विंडो मैकेनिज्म का सीधा मतलब ये होता है कि उनको सीधा क्या करना पड़ता है कि सरकार एक संस्थान बना देती है ऐसा कि वो आकर के सीधे उस संस्थान से आकर के अपनी बातचीत कर लेते हैं, और उस संस्थान ने अगर ओके कर दिया तो फिर और उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, फिर उनके लिए सारी की सारी जो एनओसीज हैं तो वो उनको वहीं से जा कर के सीधे मिल जाती हैं, वो उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। तो काफ़ी सरल बना दिया जाता है, ठीक। तो इसीलिए नाम ही है जब इसका कि सर्विस मतलब कि सेवा व्यापार में सुगमता, तो वो सेवा व्यापार में सुगमता कब आएगी, जबकि अगर कोई सेवा क्षेत्र में एफडीआई लाना चाहता है तो उसको सिंगल विंडो मिलनी चाहिए, यानी कि वो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सर्विस सेक्टर में तो आ करके वो सीधे एक संस्थान से बात करके सीधा उसका काम हो जाना चाहिए, उसको 10 जगह नहीं भटकना पड़े जिससे, ठीक। दूसरा यहाँ पे जो एक चीज़ लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस, ठीक। तो यहाँ पे उससे संबंधित एक और शब्द है, उसका नाम है मेडिकल टूरिज़्म। तो मेडिकल टूरिज़्म या कि स्वास्थ्य पर्यटन क्या होता है वो एक बताता हूँ। तो है क्या कि जैसे आप यहाँ से स्विट्ज़रलैंड घूमने जाते हैं तो ये तो सामान्य पर्यटन हुआ, लेकिन जब आप यहाँ से अमेरिका जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेडिकल टूरिज़्म, ठीक। यानी कि जब स्वास्थ्य संबंधी कार्यों से आप किसी दूसरे देश में जाएं तो इसे मेडिकल टूरिज़्म कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे बहुत से पाकिस्तानी भारत आते हैं इलाज कराने, तो मेडिकल टूरिज़्म से क्या करता है कि भारत पैसे कमाता है। तो पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं भारत अपना इलाज कराने। यहाँ की तक कि आजकल कई सारे बड़े बड़े देशों के लोग भी आने लगे हैं भारत, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो सारा इलाज सस्ता है जो कि बाहर बहुत महंगा है। तो भारत में आजकल क्या है कि मेडिकल टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन दोस्तों है क्या, एक दिक्कत ये खड़ी होती है मेडिकल टूरिज़्म के रास्ते में कि कई बार क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस ना होने की वजह से लोग भारत नहीं आते। तो आप कहेंगे ये क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस क्या है। तो जैसे कि कोई अमेरिका का व्यक्ति है और वहाँ पे उसने एक स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, तो वहाँ कई बार कंपनियां क्या बोलती हैं कि हम आपको स्वास्थ्य बीमा का लाभ तभी देंगे जब आप अमेरिका में रह करके ही यहाँ के किसी संस्थान में अपना इलाज करा करके उसका उपयोग करना चाहें, ठीक। अब है क्या कि कई बार लोग वहाँ पे इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक। वो भारत आकर के इलाज करवाना चाहते हैं तो उनको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस वो होता है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके बाहर भी जा कर के इलाज करवाना चाहे तो वो उसको कवर करे, ठीक। हालांकि आमतौर पे जो महत्वपूर्ण है तो वो अमेरिका से भारत वाले केस में नहीं होता, आपको सोच के उलझ मत जाइएगा, ये अक्सर भारत से अमेरिका वाले केसेस में होता है। कैसे होता है, जैसे कि अब अगर कोई भी कंपनी है जिसने इंश्योरेंस किया है, तो अगर आप भारत में ही अपना इलाज कराते हैं तो उसको कम पैसा देना पड़ेगा ना। अगर आप कहते हैं मैं अमेरिका जाके इलाज कराऊंगा तो अमेरिका में तो 4 गुना महंगा इलाज है, तो वो पैसा थोड़ी देगा इतना ज़्यादा आपको। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वो लोग अपना एक क्षेत्राधिकार, एक जुरिडिक्शन बना लेते हैं कि भारत के बाहर कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है, यानी कि अगर आप भारत के बाहर अपना इलाज करवाने जाते हैं तो उसका हम पैसा नहीं देंगे आपको। तो इसलिए क्या है कि ये भारत से अमेरिका जाने वाले इलाकों में इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यही होता है क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस, ठीक। तो है क्या कि बहुत सारे जो छोटे छोटे देश हैं जो कि भारत नहीं आने देना चाहते हैं लोगों को, अपने लोगों को, ठीक। यानी कि उनके यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भारत नहीं आने देना चाहती हैं अपने यहाँ के लोगों को, ताकि उन लोगों को अपने देशों के मुकाबले ज़्यादा पैसा ना पे करना पड़े। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है इत्यादि है, तो वो चाहती हैं कि उनके जो लोग हैं तो
मतलब उनकी इंश्योरेंस कंपनियाँ ये चाहती हैं उन देशों की कि उनके जो लोग हैं तो वहीं पे इलाज कराएं, ताकि इंश्योरेंस का जो खर्चा है तो वो कम से कम उठाना पड़े उन कंपनियों को। तो आपको पता है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां, तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी इंश्योरेंस के क्षेत्र में होती हैं, तो कई बार वो सरकार पे भी दबाव डालती हैं कि आप लोगों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो बाहर ना जाएं, इसी देश में इलाज कराएं, ताकि हमको इंश्योरेंस का ज़्यादा खर्चा देना ना पड़े। ठीक, तो ये मैंने आपको इसीलिए अच्छे से आज समझा दिया, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि और कहीं पर भी आपको मिल जाए। तो इसी तरह की टीएफए में अन्य सारी बातें भी थीं। उनमें से एक बात और है, जैसे तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि ये जो टीएफएस हमने बनाया है तो ये पुराने वाले टीएफए की ही तर्ज पर बनाया है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि उन्होंने खुद कहा कि इस फैसिलिटेशन यानी सुगमता का मतलब ये नहीं होगा कि एक्सेस बढ़ेगी, यानी कि जो मार्केट है, बाज़ार है, तो नए बाज़ारों तक पहुंच नहीं बनाई जाएगी, बल्कि जो पहले से बाज़ार हैं तो उन तक क्या करना किया जाएगा, इफ़ेक्टिव एक्सेस की जाएगी, यानी कि प्रभावकारी रूप से उन्हीं बाज़ारों में ज़्यादा जमने की कोशिश की जाएगी, बजाय कि नए बाज़ारों में घुसने के। ठीक, और उसके अलावा ये कहा है जो डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर टीएफए हो जाता है विभिन्न देशों के बीच में, तो ये आगे चल के क्या करेगा, इससे जो विभिन्न देशों के बीच होने वाली ट्रेड कॉस्ट हैं, अर्थात व्यापार से संबंधित लागतें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। और ये कहा गया है कि 2030 तक जो वस्तुओं माल के संबंध में जो टीएफए होता है, तो अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो उससे दुनिया भर की जो जीडीपी है और दुनिया भर का जो वैश्विक व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि जो विश्व व्यापार में वृद्धि है तो वो 2.7% की दर से, और इसके अलावा जो जीडीपी है तो वो तकरीबन आधे प्रतिशत की दर से बढ़ जाएगी। तो है क्या दोस्तों कि अगर प्रतिवर्ष जीडीपी में इतनी वृद्धि होती है सिर्फ टीएफए की वजह से, तो टीएफए जो है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा फिर। तो इसके बारे में आप पढ़ के रखिएगा कि टीएफए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अक्सर अपन कवर करते रहते हैं, तो कुछ बातें तो मैंने आपको टीएफए के बारे में यहाँ पे बताई हैं, बाकी आप इसको इंटरनेट में देख लीजिएगा। शायद इकोनॉमिक्स की किताब में मिल जाए, पर मुझे तो नहीं लगता मिलेगा। मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इंटरनेट तो है ही, तो वहाँ पे आप जा करके इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों लाइव वाला पेज तो आया नहीं है, तो उसका कैसे होगा अनुवाद। तो आजकल यही करते हैं ये लोग कि लाइव वाले पेज में 2-3 दिन लगातार प्रचार छापते हैं एक एक पेज का, चौथे दिन अचानक से उसमें पूरी की पूरी खबर जो है इकट्ठा ही छाप देते हैं। तो देखिए जब आएगा तो इकट्ठा ही आएगा वो पेज, उसमें पूरे भर करके न्यूज़ देगा उस दिन, और अभी तो आ नहीं रहा है। तो दोस्तों कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शिवरात्रि।